हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन, फर्म के विघटन पर खातों का निपटारा। ये जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 48 के तहत डील होता है। जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो उस टाइम पर फर्म दो सिचुएशन में हो सकती हैं। हो सकता है फर्म के पास प्रॉफिट हो या फर्म लॉस में भी हो सकती है, लगातार वो लॉस में चल रही हो। आम तौर पर लॉस में होने वाली फर्म को ही डिसॉल्व किया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कई बार प्रॉफिट मेकिंग जो एंटिटी हैं उनको भी बंद किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है और उसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसके अकाउंट को क्लोज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जो प्रॉफिट होते हैं उनका बंटवारा हो जाता है पार्टनर्स में और अकाउंट सेटल हो जाते हैं। बात आती है कि जो फर्म लॉस में है, लगातार लॉस इनकर हो रहा है वहाँ पे, तो उनका जो है उनके अकाउंट को कैसे सेटल किया जाए। तो उसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान देने की हैं। शायद सबसे पहले हानि की जो राशि है वो, अगर फर्म के पास प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स में से उसको भुगतान किया जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी वो पूरा नहीं होता तो उसको पूंजी में से दिया जाएगा, और अगर फिर भी लॉस पूरे नहीं होते तो साझेदारों से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मंगाया जाएगा, उनसे वसूल किया जाएगा और उससे जो लॉसेस हैं उनको पे किया जाएगा। ये लॉसेस हैं जिस टाइम पर फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है उस टाइम पर जो लॉस होंगे उनको किस तरह से सेटल किया जाएगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर फर्म के पास कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या करंट ईयर में भी कोई प्रॉफिट हैं तो उन प्रॉफिट में से कोई अगर लॉस है तो उस लॉस का भुगतान किया जाएगा, किसी भी प्रकार का वो लॉस है। फिर अगर वहाँ से पूरा नहीं होता तो पूंजी जो कैपिटल है पार्टनर्स की, वहाँ से एडजस्ट किया जाएगा, उसमें से पे किया जाएगा लॉस की राशि को। और अगर फिर वहाँ से भी काम नहीं चलता तो फिर जो पार्टनर्स हैं उनसे मंगवाया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उदाहरण के लिए मान लेते हैं फर्म के पास 50,000 रुपये फर्म को लॉस पे करना है। तीन सिचुएशन की हम बात करते हैं। एक सिचुएशन में मान लेते हैं फर्म के पास 60,000 रुपये प्रॉफिट हैं, तो बड़ा सिंपल सा है। इस केस में क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है तो यहाँ से ये पूरा हो जाएगा। अब इस सिचुएशन को बदल देते हैं। दूसरी सिचुएशन में फर्म के पास प्रॉफिट हैं 20,000 रुपये, तो फिर यहाँ से जो 20 यहाँ से एडजस्ट हो गए, 30,000 रुपये जो बचते हैं लॉस के, ये कैपिटल में एडजस्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन तीसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि यहाँ पे फर्म के पास प्रॉफिट बिल्कुल ही नहीं है, या प्रॉफिट हैं 5,000 रुपये मान लेते हैं, 10,000 रुपये मान लो प्रॉफिट हैं, और उसके बाद फर्म के पास कैपिटल हैं 30,000 रुपये। तो ये सिचुएशन है। अब यहाँ देखिए 10,000 यहाँ से एडजस्ट हो गए, 30,000 कैपिटल हैं तो भी वो बच गए, तो 10,000 रुपये जो बचे, अब ये 10,000 रुपये पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मंगवाए जाएंगे, तब जाके लॉस की पेमेंट जो है वो की जाएगी। ये है लॉस को कैसे एडजस्ट किया जाता है, उसकी कैसे पेमेंट की जाती है। इसके बाद फिर है जो हम एसेट्स बेचती हैं जो फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे, उनसे जो पैसा मिलता है उनकी पेमेंट कैसे कैसे करते हैं। जो उसकी सीक्वेंस रहेगी बिल्कुल ऐसे ही करना है, किसी को ऊपर नीचे हम नहीं कर सकते। सबसे पहले एसेट बेचने से जो पैसा मिलता है फर्म को, उसको थर्ड पार्टी से जो भी लायबिलिटी हैं थर्ड पार्टी की, उनको जो भी ऋणों का भुगतान करना है, जो भी डेट है थर्ड पार्टी की, पहले उनकी पेमेंट की जाएगी। उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो बची हुई अमाउंट में से
तो फिर जो है शेष रकम जो बचेगी उसमें से ऋणों का भुगतान करेंगे, और ये ऋण जो हैं ये हैं पार्टनर्स के, यानी कि पार्टनर भी लोन दे सकते हैं। पार्टनर्स के लोन को बाकी जो थर्ड पार्टी से लोन लिए जाते हैं उनके साथ नहीं मिलाते, इनको अलग से। थर्ड पार्टी की पेमेंट करने के बाद जो रकम बचेगी उसमें से जो पार्टनर्स के लोन हैं उन पार्टनर्स के लोन की पेमेंट की जाएगी। फिर भी अगर पैसा बचता है तो फिर साझेदारों के पूंजी खातों में का जो उनके कैपिटल है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। और अगर उसके बाद भी कोई पैसा बचता है तो फिर उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। उदाहरण के लिए हम लेते हैं फर्म के पास, फर्म ने जो है 6 लाख रुपए के असेट्स बेचे, इनके पास 5 लाख रुपए की आउटसाइड लायबिलिटी थी, तो सबसे पहले इनकी पेमेंट करेंगे। फिर मान लेते हैं पार्टनर्स ने 30,000 के लोन दे रखे थे, तो यहाँ से बच गया 1 लाख, उसमें से फिर ये 2 नंबर पे ये पेमेंट करेंगे। फिर जो पैसे बच गए इससे जितनी कैपिटल है यहाँ से जो पूरे होते हैं 70,000 रुपये जो बचे हैं, ये 70,000 रुपये से कैपिटल जो उनके पूंजी खाते हैं उनका जो शेष है उसकी पेमेंट यहाँ तक से इसे कर दी जाएगी। तो ये सीक्वेंस रहेगी संपत्तियों को अगर बेचते हैं। दोबारा से देखिए, फर्म के जो लॉस हैं उन लॉस को सबसे पहले फर्म के पास जो भी प्रॉफिट हैं उन प्रॉफिट में से भुगतान किया जाएगा, उसके बाद कैपिटल में से, और लास्ट में अगर फिर भी पूरा नहीं होता है लॉस तो जो भी पार्टनर हैं उनसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पैसा मंगवाया जाएगा और फिर उनकी पेमेंट की जाएगी। फिर है कि संपत्ति जो भी असेट्स बेचने से जो पैसा आता है फर्म के पास, इसमें अगर साझेदारों के द्वारा कोई राशि लाई गई है वो भी शामिल है, उसकी पेमेंट कैसे करेंगे। उसमें सबसे पहले थर्ड पार्टी के जो भी लायबिलिटीज़ हैं, जो भी डेट हैं, उनको जो लोन है उन सब की पेमेंट की जाएगी। उसके बाद पार्टनर्स के अगर लोन है तो उनकी पेमेंट की जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हैं उनका जो बैलेंस है वो दिया जाएगा। और अगर फिर भी पैसा बचता है तो लास्ट में फिर उनको जो भी बचा है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट, यानी कि फर्म के ऋण और जो निजी ऋण है पार्टनर्स के उनका भुगतान। और इसको डील करने के लिए इसकी जो बात करता है वो सेक्शन 49। यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्म डेट और प्राइवेट डेट होती क्या है। इनमें जो फर्म्स की डेट हैं, जो पार्टनरशिप फर्म है उसको थर्ड पार्टी को जो पैसा देना है, जो डेट देने हैं, जिनका भुगतान फर्म को करना है, उसको बोलते हैं फर्म्स डेट। और प्राइवेट डेट जो हैं, अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल कैपेसिटी में किसी व्यक्ति से या किसी फर्म से उसने लोन ले रखा है तो उसको बोलते हैं उस पार्टनर की प्राइवेट डेट। तो इसकी सीक्वेंस क्या होगी, इसको हम 2 हेड से देखते हैं। फर्म्स असेट्स, अगर फर्म के असेट बेचे जाते हैं तो उनसे पहले फर्म की जो लायबिलिटी है उनकी पेमेंट की जाएगी। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स को वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ध्यान रखें, फर्म के असेट्स बेचने से जो पैसा मिलता है उससे फर्म की जो देनदारियां हैं उनकी पेमेंट की जाएगी। और फिर भी अगर पैसा बच जाता है तो उस पैसे को पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं पार्टनर के प्राइवेट असेट्स की। अगर पार्टनर के प्राइवेट असेट्स या इस्टेट को बेचने से पैसा मिलता है, अब यहाँ पे जो है ये प्राइवेट की बात क्यों आई, इससे आप लायबिलिटी के संदर्भ में ध्यान रखें कि जो पार्टनर हैं उसकी जो लायबिलिटी है उनकी जो लायबिलिटी है वो होती है अनलिमिटेड। और ये इसका मतलब है कि पार्टनर्स कलेक्टिवली और इंडिविजुअली जो फर्म की लायबिलिटी हैं उनको पे करने के लिए बाध्य हैं। कोई भी अगर किसी ने फर्म को लोन दे रखा है वो इकट्ठे सभी पार्टनर से भी मांग सकता है और वो इंडिविजुअली किसी भी पार्टनर से भी अपने पैसे की डिमांड कर सकता है। तो इसलिए जिस केस में अगर फर्म के असेट्स से बेचने से
अगर फर्म की लायबिलिटी पूरी नहीं होती तो उस केस में पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट इस्टेट, पर्सनल जो उनके एसेट हैं उनको बेचकर भी चुकाना पड़ सकता है। तो उसकी सीक्वेंस होगी, अगर किसी भी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो बेचकर जो पैसा मिलेगा उसमें से जिस पार्टनर की वो प्रॉपर्टी है उसके पर्सनल लोन को पहले चुकाया जाएगा। उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है वो बैलेंस अमाउंट जो है वो फर्म की डेट पे करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए किसी फर्म में 3 पार्टनर हैं ए, बी, सी, और यहाँ पर फर्म के जो असेट्स हैं उसको बेचने से लायबिलिटी जो है फर्म के, मान लेते हैं एक्स एक थर्ड पार्टी है, उसके 2 लाख रुपए देने हैं और फर्म के सारे इस्टेट्स बेचने के बावजूद भी केवल 1.5 लाख रुपए का कवर होते हैं, यानी कि 50,000 रुपये और देने हैं, उसके पूरे नहीं होते। तो इस केस में मान लेते हैं सी एक पार्टनर है और इसकी प्रॉपर्टी बेचने से 1 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन इसने पर्सनल लोन ले रखे हैं अपने खुद के, वो पर्सनल लोन 80,000 रुपये के हैं। तो अब यहाँ पे देखिए उसके जो प्रॉपर्टी है वो बेचने से 1 लाख रुपए मिले, फर्म के जो पेमेंट रह रही पेंडिंग है वो 50,000 रुपये तो इसमें से की जा सकती है, लेकिन क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी पर्सनल थी और पर्सनल कैपेसिटी में इसने लोन ले रखे हैं 80,000 के, तो इस 1 लाख में से पहले 80,000 रुपये की पेमेंट की जाएगी और जो ये 20,000 रुपये जो बचते हैं ये अमाउंट इनको 50,000 रुपये पे करने में यूज की जा सकती है। तो ये सीक्वेंस रहेगी। फर्म की अगर एसेट हैं तो उनको बेचकर फर्म की लायबिलिटी का भुगतान किया जाएगा और जो बैलेंस अगर अमाउंट बचेगी उस बैलेंस अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्टनर्स को। इसके बाद अगर पार्टनर की पर्सनल यानी कि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई है उसको बेचने से पैसा जो मिलेगा उस पैसे का पहले यूज़ किया जाएगा उनके पर्सनल लोन को चुकाने में, और फिर उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो उस पैसे को फर्म की जो डेट हैं उसको चुकाने में यूज़ किया जाएगा। क्योंकि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, वो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लायबिलिटी को पे करने के लिए। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। बच्चों आइए अब हम फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट के बीच में डिफरेंस करते हैं। सबसे पहले अगर हम अर्थ की बात करें तो वे ऋण जिनको फर्म ने बाह्य पक्षकारों को भुगतान करना है, फर्म ने ऋण लिए हुए हैं थर्ड पार्टी से और उनका भुगतान फर्म ने थर्ड पार्टी को करना है, उसको हम बोलते हैं फर्म्स डेट। और जिन ऋणों को साझेदारों ने व्यक्तिगत रूप से लिया हुआ है किसी भी व्यक्ति से या संस्था से और ये उनकी जिम्मेवारी है उनका भुगतान करना, ऐसे ऋण को हम प्राइवेट डेट या निजी ऋण कहते हैं। फिर अगर हम बात करें कि इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा, लायबल कौन होगा, तो फर्म के जितने भी ऋण हैं उन सब ऋणों के लिए, उन सब डेट के लिए फर्म के सभी साझेदार, ध्यान रखें सभी साझेदार संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होते हैं। वे सारे मिलके भी और अलग अलग भी उत्तरदायी होते हैं। जैसे ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं और उन्होंने किसी थर्ड पार्टी से, फर्म ने अगर लोन लिया है, मान लो एक्स से लिया है, तो वो एक्स तीनों से भी मांग सकता है और तीनों में से ए, बी, सी अलग अलग से भी मांग सकता है। इसको बोलते हैं संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से वो जिम्मेवार हैं। और निजी ऋण चुकाने के लिए केवल वही साझेदार, मान लो पार्टनरशिप है ए, बी, सी की, ए ने किसी भी व्यक्ति से अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो भी लोन लिए हैं उसकी जो भी देनदारी हैं उन सब के लिए वो स्वयं जिम्मेवार है, बाकी कोई पार्टनर उसके लिए जिम्मेवार नहीं होता है। फिर अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसका एप्लीकेशन, उसका यूज़ कैसे होगा, किस प्रकार उसको यूज़ किया जा सकता है। तो जो फर्म की संपत्ति हैं उनको बेचने से जो पैसा मिलेगा उसका सबसे पहले जो प्रयोग किया जाएगा फर्म के जो ऋण हैं उनको चुकाने में किया जाएगा। और उसके बाद अगर कुछ बचता है फर्म की प्रॉपर्टी का, लायबिलिटी पे करने के बाद, फर्म की डेट्स चुकाने के बाद अगर सरप्लस बचता है तो उस सरप्लस में से जिस पार्टनर के निजी ऋण हैं
उसका हिस्सा निकाला जाएगा, और वो हिस्सा क्योंकि उनकी कैपिटल में उनको ट्रांसफ़र होना है, जो सरप्लस है यहाँ का पार्टनर को ट्रांसफ़र होना है, तो इसलिए पार्टनर के हिस्से के सरप्लस से उसके जो निजी ऋण हैं वो चुकाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 पार्टनर थे, मान लेते हैं वो इक्वल रेशो है, उनके 30,000 बच जाते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर थे, तो फर्म की जो लायबिलिटी जो चुकाई है असेट्स को बेचकर, वो लायबिलिटी चुकाने के बाद 30,000 बच जाते हैं। तो यहाँ पे हर एक के हिस्से में 10,000 रुपये आते हैं। तो अगर किसी मान लो सी के कोई प्राइवेट ऋण है, उसने निजी ऋण लिए हुए हैं, तो वो 10,000 रुपये तक सी के लोन चुकाए जा सकते हैं इस 30,000 के सरप्लस में से, क्योंकि उसका हिस्सा अगर इक्वल माने तो 10,000 बनता है। तो ये है फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज, उसको कैसे प्रयोग किया जाएगा। और अगर निजी संपत्ति है तो उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो क्योंकि निजी संपत्ति पार्टनर की निजी हैं, तो इसलिए उसका प्रयोग सबसे पहले उसके जो निजी लोन हैं, उसके जो व्यक्तिगत ऋण हैं, उनको चुकाने के लिए प्रयोग करेंगे। फिर अगर उसका सरप्लस बच जाता है साझेदार की निजी संपत्ति में से, उसके निजी दायित्व चुकाने के बाद अगर कोई सरप्लस बचता है, उस सरप्लस को फर्म के ऋण चुकाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लेते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं किसी फर्म में। यहाँ से सी के जो असेट हैं वो 2 लाख थे, उसके व्यक्तिगत ऋण 1 लाख, ये इसमें से पहले निकलेंगे। तो उसका जो सरप्लस अगर 1 लाख रुपए मानते हैं, ये सरप्लस अगर बचता है, तो अगर फर्म की कोई डेट चुकानी है तो इस 1 लाख के सरप्लस को फर्म के डेट चुकाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो पहले उसके प्राइवेट यानी उसके पर्सनल जो निजी जो ऋण हैं वो चुकाए जाएंगे, बची हुई अमाउंट में से फर्म के ऋण चुकाए जाएंगे। और अगर फर्म की प्रॉपर्टी है तो पहले फर्म के ऋण चुकाए जाएंगे, उसके बाद अगर कोई सरप्लस बचता है तो उस सरप्लस में से इंडिविजुअल पार्टनर का जो सरप्लस में हिस्सा बनता है, उस हिस्से तक उस पार्टनर के लोन को चुकाया जा सकता है। तो ये डिफरेंस हैं फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट में। तो सबसे पहले अगर दोबारा से देखते हैं, तो जो ऋण फर्म ने बाह्य पक्षकारों को देने हैं उनको बोलेंगे फर्म के ऋण, और जो किसी साझेदार ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिए हुए हैं, उन्होंने किसी को भी देने हैं, तो उसको उसके व्यक्तिगत ऋण के रूप में यानी निजी ऋण के रूप में हम जानते हैं। फर्म के जो दायित्व हैं, जो भी देनदारी है, उसके लिए सभी साझेदार संयुक्त रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से लायबल होते हैं, जबकि निजी ऋण के लिए वही साझेदार लायबल है जिसने वो लिए हैं। फर्म की जो प्रॉपर्टी हैं उनका सबसे पहले फर्म के ऋण के लिए भुगतान चुकाने के लिए किया जाएगा, और अगर सरप्लस बचता है उस सरप्लस में से इंडिविजुअल पार्टनर के हिस्से तक उसके प्राइवेट लोन, प्राइवेट डेट चुकाए जा सकते हैं। और अगर पर्सनल प्रॉपर्टी हैं उनमें से पहले निजी जो ऋण हैं वो चुकाए जाएंगे, और उसके बाद अगर सरप्लस बचता है तो उससे फर्म के जो लोन हैं वो चुकाए जा सकते हैं। तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।